अगर मैं इस बॉडी बच्चों के लिए प्लेग्राउंड में बच्चों के लिए झूला होता है, इसे सीसा कहा जाता है। हमारा बनी 300 मंजिला 400 मंजिला हमारा बनी होती है, वो जो दोनों में लगने वाली दोनों तरफ की फोर्स है वो इक्वल हो जाए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमें केमिकल इंजीनियरिंग उसका इंट्रोडक्शन देखा और साथ में कुछ बेसिक एप्लीकेशन देखी। उम्मीद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का आगाज़ करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं लेक्चर का आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो भरपूर वक्त आप तक पहुंचती रहे। स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री 10th क्लास और उसका चैप्टर नंबर 9 उसका आगाज़ करेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम, इस चैप्टर का नाम है जी केमिकल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप सीखिएगा जो लफ्ज़ इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम, इसके मीनिंग क्या होते हैं। इक्विलिब्रियम, लफ्ज़ इक्विलिब्रियम, इसके मीनिंग क्या है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब है जी मुतवाज़न करना, मुतवाज़न करना। और इंग्लिश में हम कहते हैं मुतवाज़न करने को टू बैलेंस। मुतवाज़न करना या मैं कहूँगा टू बैलेंस, टू बैलेंस। बैलेंस का मतलब है बराबर करना। बैलेंस मीन बराबर करना। स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम का मीनिंग तो हमने सीख लिया कि लफ्ज़ी मतलब है क्या, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इक्विलिब्रियम हम पढ़ते ही क्यों हैं। वाई स्टडी इक्विलिब्रियम, हम इक्विलिब्रियम के बारे में क्यों पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम क्या हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका कहीं यूज़ भी है, तो आंसर है यस। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इक्विलिब्रियम के बहुत सारे यूज़ हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इक्विलिब्रियम को। इसके बगैर तो ये हम एग्जाम्पल आगे पढ़ेंगे कि लाइफ भी पॉसिबल नहीं है इक्विलिब्रियम के बगैर। यहाँ पर स्टूडेंट्स मेरे पास एक बॉडी है, ये डस्टर जैसे एक बॉडी है। अगर मैं इस बॉडी को एक पॉइंट पे फिक्स करूँ और इस तरह फिक्स करूँ कि इस पे लगने वाली जितनी फोर्स है उनका मजमूआ 0 हो जाए, मतलब इस डस्टर के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर लगने वाली लेफ्ट साइड की फोर्स और लगने वाली राइट साइड की फोर्स दोनों इक्वल हैं लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। तो जब मैं दोनों को प्लस करूंगा तो आंसर 0 आएगा। आंसर 0 आने का मतलब है कि ये बॉडी इक्विलिब्रियम के अंदर है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है बॉडी एट रेस्ट। इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट, यानी कि बॉडी रेस्ट में है, नो मोशन, वो बॉडी मूव नहीं कर रहा, इसका मतलब बॉडी एट रेस्ट, वो इक्विलिब्रियम के अंदर मौजूद है। स्टूडेंट्स, इसी तरह मैंने इसकी बात की डस्टर की, इसको किसी एक पॉइंट पे सेट करें तो ये इक्विलिब्रियम के अंदर मौजूद है। इस तरह और बहुत सारे एग्जांपल है। हम अगर प्लेग्राउंड में जाएं तो प्लेग्राउंड में बच्चों के लिए एक झूला लगा होता है जिसे सीसा कहा जाता है। ये सीसा एक झूला लगा होता है कुछ इस तरह से एक ये झूला मौजूद है। इस झूले में एक से एक साइड पे एक बच्चा बैठ सकता है और दूसरा पे दूसरा बच्चा बैठता है यहाँ पे, और ये झूला ऊपर नीचे ऐसे मूव करता है। इसके डायरेक्शन इधर होती है, फिर इधर होती है, फिर इधर, ये इसके अंदर मूवमेंट है। लेकिन अगर दोनों तरफ यहाँ पे बैलेंस कर दिया जाए, इसको एक पॉइंट में फिक्स कर दिया जाए तो झूला आ जाएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन में, ना इस तरफ जाएगा ना इस तरफ जाएगा। ये भी मिसाल है इक्विलिब्रियम की। इसी तरह हमारे इर्द गिर्द हम देखते हैं कि जो बिल्डिंग्स हैं, स्टैंडिंग ऑफ बिल्डिंग्स, जो बहुत बड़ी बड़ी इमारत हैं, कई मंजिला इमारत बनी होती है, 300 मंजिला 400 मंजिला इमारत बनी होती हैं। वो जो मंजिलें हैं, इमारत हैं, वो ना इधर गिरती हैं ना इधर गिरती हैं, ना आगे ना पीछे ना दाएं ना बाएं।
वो क्यों नहीं गिरती? इसलिए क्योंकि उनके ऊपर लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं उन सब का मजमूआ जीरो बराबर होता है, वो इक्विलिब्रियम के अंदर है, यानी वो बॉडी क्या है, रेस्ट के अंदर मौजूद है। तो जब कोई बॉडी रेस्ट के अंदर मौजूद है हम कहेंगे इक्विलिब्रियम पे है। इसी तरह एक और स्टूडेंट एग्जांपल है, वो है कि घड़ी की एग्जांपल। घड़ी में पेंडुलम होता है और वो पेंडुलम ऐसे सेंटर में मौजूद होता है। अब पेंडुलम की जो मोशन है वो कभी होती है राइट साइड पे, कभी होती है लेफ्ट साइड पे, लेकिन अगर दोनों तरफ लगने वाली जो फोर्स है, इस पेंडुलम पे लगने वाली दोनों तरफ की जो फोर्स है वो इक्वल हो जाए, अगर ये फोर्स बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो पेंडुलम जो है हम कहेंगे ये आ गया है एट रेस्ट या एट इक्विलिब्रियम। ये भी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा, एट रेस्ट पे आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। तो ये चंद एक एग्जांपल मैंने आपको दी रोजमर्रा जिंदगी में जिनका हम इस्तेमाल भी करते हैं, साइंस में इस्तेमाल करते हैं इसका, और इक्विलिब्रियम इसमें मौजूद है। इसी तरह स्टूडेंट हमारे इर्द गिर्द एक और मिसाल है जिसके बगैर तो हम जिंदा नहीं रह सकते, इक्विलिब्रियम की ऐसी मिसाल वो ये है कि जो जितने भी एनिमल्स हैं ये सारे के सारे ऑक्सीजन को यूज करते हैं सांस लेने के लिए। हवा में ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है एयर में, एयर की कंपोजिशन अगर देखें तो इसमें जो O2 गैस है, ऑक्सीजन तकरीबन ये 21% मौजूद है नेचुरली, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है CO2 ये 0.03% मौजूद होती है, 0.03%। अब एनिमल ऑक्सीजन को भी यूज करते हैं, लेकिन यूज करते जा रहे हैं, एक वक्त ऐसा भी आना चाहिए कि ऑक्सीजन हवा में से खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होते होते खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं लेकिन बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। हम ऑक्सीजन को यूज करते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड हम प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं, मुहैया करते हैं। लिहाजा इनकी जो कंपोजिशन है नेचुरली ये फिक्स ही रहती है, ये नेचुरल फिनोमेना है, ये फिक्स ही रहती है, नेचुरल फिनोमेना है, इसमें चेंज नहीं आती। तो अगर इसमें चेंज आ जाएगा, फर्स्ट में चेंज आ जाए तो इसका मतलब है फिर लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। क्यों? यहाँ इसकी मिकदार कम हो जाएगी, कंसंट्रेशन कम होगी या इसकी कम होगी। अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन या कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम हो जाए फिर भी नुकसान है, अगर इससे बढ़ जाए फिर भी नुकसान है। तो कुदरत का बड़ा प्यारा निजाम है कि देखिए ना इसकी कंसंट्रेशन कम ज्यादा होती है ना इसकी कम ज्यादा होती है, ये दोनों इक्विलिब्रियम पे मौजूद हैं, मेंटेन रहते हैं। देखिए जरा हमारी बुक में ये बेस्ट एग्जांपल दी हुई है इक्विलिब्रियम की। देखिए लिखा है कि वी इनहेल ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, अंदर लेके जाते हैं, एंड एक्सहेल और बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, व्हाइल जबकि प्लांट्स कंज्यूम, पौधे कंज्यूम करते हैं, लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, एंड रिलीज ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। स्टूडेंट्स ये तो मैंने एग्जांपल दी आपको इक्विलिब्रियम की, और हमारे इर्द गिर्द जो माहौल है इसमें कौन कौन सी एग्जांपल मिल है इक्विलिब्रियम की। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, क्योंकि हमने केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम हम नहीं पढ़ते, हम केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक इक्विलिब्रियम नहीं है, हमारा टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है, केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन को समझने से पहले, इसके कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक डेफिनेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताना चाहिए। वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है? कुछ बेसिक डेफिनेशन है जिनके बारे में हमें होना चाहिए, और बोर्ड के पेपर के लिहाज से ये डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बार बार पूछते हैं, लिहाजा आपने ध्यान से तवज्जो के साथ इन बातों को सुनना। पहली डेफिनेशन हमारे पास वो है रिएक्टेंट्स, और दूसरी हमारे पास है प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स क्या है? किसी भी केमिकल रिएक्शन में ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेने वाले सब्सटेंस को हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और उसके नतीजे में जो नई चीजें बनेगी उन्हें कहते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट्स कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ की एग्जांपल दी हुई है, ये देखिए हमारे बुक में एग्जांपल है, जैसे देखिए H2 और O2, ये दोनों केमिकल सब्सटेंस हैं, ये आपस में रिएक्शन करेंगे, ये जो चीज रिएक्शन करेंगे इन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, लिहाजा दे आर रिएक्टेंट। इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इन्हें हम रिएक्टेंट्स कहेंगे क्योंकि ये रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, और इसके नतीजे में हमारे पास एक नया कंपाउंड बनेगा, नया सब्सटेंस बनेगा। इस नए सब्सटेंस को कहते हैं दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स, इन्हें प्रोडक्ट्स कहा जाता है। टेल वाली साइड पर हम रिएक्टेंट्स को लिखते हैं, और हेड वाली साइड पे आमतौर पे प्रोडक्ट्स को लिखा जाता है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। इस तरह स्टूडेंट देखा है डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है, इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन में द सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस
दैट कंबाइन, जो आपस में कंबाइन करें, जुड़े आपस में, रिएक्शन करें, और कॉल्ड रिएक्टेंट्स, उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं। इस तरह देखिए प्रोडक्ट्स, द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन के दौरान नए सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस, नए सब्सटेंस बनेंगे केमिकल रिएक्शन के दौरान, इन्हें प्रोडक्ट्स कहा जाता है। और जो ये डेफिनेशन मैंने बताई है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। रिएक्टेंट्स क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, ये इनकी डेफिनेशन है, ये एक मिसाल दी हुई है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। स्टूडेंट केमिस्ट्री में हमारे पास रिएक्शंस की दो इकसाम है, रिएक्शंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर ऑफ पहले रिएक्शन में हमारे पास इरिवर्सिबल और दूसरे होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या प्रॉपर्टीज क्या है, ये पेपर में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन दिए हुए हैं दोनों, इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस, इनके बारे में बताएं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताएं, प्रॉपर्टीज के बारे में बताएं, लेकिन इनमें फर्क देखते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन सबसे पहले इसकी है डेफिनेशन, यहाँ हमारे पास लिखी हुई है इसकी डेफिनेशन। ये डेफिनेशन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। डेफिनेशन क्या है, मैं इसके लिए आपको एक मिसाल देता हूँ। ये हमारे पास एक रिएक्शन है, जर्नल रिएक्शन, A प्लस बी ये बनाएगा C प्लस D बनाएगा। अब ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स, यहां पर हमारे पास A प्लस बी ये रिएक्टेंट्स हैं और C प्लस D ये प्रोडक्ट्स है P। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करें और बना दें प्रोडक्ट्स, यानी रिएक्टेंट से बन जाएगा प्रोडक्ट्स, P बन गया, लेकिन प्रोडक्ट्स आपस में रिएक्शन करके रिएक्टेंट्स नहीं बनाएंगे, रिएक्शन बैक नहीं आएगा, वापस नहीं आएगा, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं इरिवर्सिबल। देखिए नाम लिखा है इर, एक है रिवर्स, दो लफ्ज है, एक है इर, एक है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब जो बैक आ जाए, पीछे आ जाए, और यहाँ पर इरिवर्सिबल जो बैक ना आए, पीछे ना आए। मीनिंग ये है कि रिएक्टेंट्स मिलेंगे तो बनेंगे प्रोडक्ट्स, लेकिन प्रोडक्ट्स दोबारा से रिएक्टेंट्स नहीं बनाएंगे। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या हमारे बुक के अंदर, मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन का ज्यादा केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं इन विच द प्रोडक्ट्स डू नॉट, ये मेन पॉइंट, डू नॉट रिकम्बाइन, जिसमें प्रोडक्ट्स दोबारा से रिकम्बाइन नहीं होते, दोबारा आपस में रिएक्शन नहीं करते, किस लिए, टू फॉर्म अ रिएक्टेंट्स बनाने के लिए प्रोडक्ट्स आपस में रिएक्शन नहीं करते। ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस। स्टूडेंट्स की आगे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज क्या है, इनको खुसूसियात कहते हैं उर्दू में, खुसूसियात। पहली प्रॉपर्टी क्या है, इन रिएक्शंस को हम कहते हैं दिस गोस टू बी अ कंप्लीट रिएक्शन, इनको कंप्लीट रिएक्शन कहा जाता है। क्यों कहते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो मैक्सिमम प्रोडक्ट्स बना देते हैं, रिएक्शन उससे आगे मजीद नहीं बढ़ सकता, इसे कहते हैं रिएक्शन बस मुकम्मल हो गया, इससे आगे नहीं बढ़ेगा, इन्हें कहते हैं कंप्लीट रिएक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी। सेकंड प्रॉपर्टी है कि इसमें जो एरो हम लगाएंगे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में, ये लगाते हैं ये वाला एरो, इसे कहते हैं सिंगल एरो, कंप्लीट एरो, सिंगल एरो। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग a single arrow between the reactants and products। reactants और products के दरमियान में हम एक सिंगल एरो लगाते हैं। आइए स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं जी रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन में भी सबसे पहले हमारे पास जो है वो है जिसकी डेफिनेशन। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है, द रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट्स can be recombined, ये बिल्कुल उसके उल्टा, can be recombined to form reactants बनाने के लिए दोबारा से आपस में रिएक्शन करेंगे। इसमें हमने कहा था कि दोबारा रिएक्शन बैक नहीं आता, वापस नहीं आता, लेकिन इसमें हम कहेंगे ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट करके बनाएंगे प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स फिर से रिएक्शन करके बनाएंगे रिएक्टेंट्स। और इसमें हम जो एरो है वो ये यूज नहीं करते, एरो हम इस तरह का यूज करेंगे, एरो डबल एरो, एक हाफ एरो ऐसे ऊपर होगा और हाफ एरो ऐसे नीचे होता है, डबल एरो यूज किया जाता है। इसका मीनिंग है कि रिएक्शन पहले आगे जाएगा फिर पीछे भी आएगा, पहले फॉरवर्ड जाएगा फिर रिवर्स आएगा, रिएक्टेंट्स बनाएंगे प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स फिर थोड़ी देर के बाद टूट के बनाएंगे रिएक्टेंट्स, ये आपस में दोबारा से कंबाइन होंगे, रिकंबाइन दोबारा मिलेंगे। तो डेफिनेशन क्या है, ये डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, ये हमारे पास है इसकी डेफिनेशन। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खुसूसियात हैं, प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं जिसकी शॉर्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। These reaction
नेवर गो टू कंप्लीशन, ये रिएक्शन कभी मुकम्मल नहीं होते, इन्हें कहते हैं इनकम्प्लीट रिएक्शन। इन्हें इनकम्प्लीट रिएक्शन भी कहा जाता है, इन्हें इनकम्प्लीट भी कहते हैं, इनकम्प्लीट रिएक्शंस ये भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनकम्प्लीट रिएक्शन। ये कभी मुकम्मल नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इसमें रिएक्टेंट जैसे बनाएगा प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स फिर से क्या बना देगा रिएक्टेंट, ये काम ऐसे चलता रहेगा, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट, ये चलते रहेंगे ऐसे, तो कभी मुकम्मल नहीं होते। सेकंड प्रॉपर्टी है इसमें स्टूडेंट्स हम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इसके दरमियान डबल एरो यूज करते हैं, सिंगल एरो नहीं बल्कि डबल एरो का इस्तेमाल किया जाता है। और लास्ट प्रॉपर्टी ये है इसमें दो रिएक्शन चल रहे होते हैं स्टूडेंट्स, यानी दो डायरेक्शन चल रही है, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन है, एक रिवर्स डायरेक्शन है, बैकवर्ड डायरेक्शन है। तो जब रिएक्शन आगे जाता है, आगे वाली साइड पे आगे मूव करेगा, मतलब रिएक्टेंट्स बनाएंगे प्रोडक्ट्स, इस वाले स्टेप को, इस रिएक्शन को हम कहते हैं यह फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब रिएक्शन पीछे आता है, यानी प्रोडक्ट्स होते हैं रिएक्टेंट्स में चेंज, इन्हें हम रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी हमारी यही है कि ये रिएक्शन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में चलेगा, फॉरवर्ड एंड रिवर्स, दोनों सिम्टों में चलता है। These reactions are proceed in the both way, ये दोनों साइडों पे चलते हैं, both way, दोनों साइडों पे चलते हैं, दोनों डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन है? एक को हम कहते हैं फॉरवर्ड, एक को हम कहते हैं रिवर्स। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने केमिकल इक्विलिब्रियम उसका इंट्रोडक्शन देखा और साथ ही हमने कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखी। उम्मीद है आज का लेक्चर में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।